6 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पौष महीना, कृष्ण पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनकी याद में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में बाबा साहेब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और वहीं दोस्तों, आज बाबरी मस्जिद के विध्वंस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन 6 दिसंबर को ठीक 33 साल पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में घटी एक घटना इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगी, जब कुछ ही घंटों में ढहा दी गई थी बाबरी मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, मात्र 5 घंटे में ही गिरा दिया गया था बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा। हालांकि बाद में भड़के दंगों में 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। वो दिन था 6 दिसंबर 1992 का, जब अयोध्या में लाखों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया था। हालांकि इसकी शुरुआत कई महीनों, कई सालों पहले से ही हो चुकी थी। 6 दिसंबर की योजना पहले से ही तैयार थी। उस वक्त के भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1990 में ही आंदोलन शुरू किया था। और भी इस घटना से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक बातें और आज 6 दिसंबर की कुछ ऐतिहासिक जानकारियां आप देख सकते हैं। और दोस्तों, क्योंकि इस बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कई कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया था, इसीलिए उनकी याद में आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हमारे देश में। हालांकि मुस्लिम भाई लोग आज के दिन काला दिवस भी मनाते हैं, ये मस्जिद का ढांचा गिराने की वजह से। लेकिन आखिरकार आपको पता होगा, कुछ ही सालों पहले 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन क्योंकि आज फिर भी 6 दिसंबर को ये बाबरी मस्जिद बरसी है, यही वजह कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा, काशी समेत सभी जगहों पर हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के पास भी बैरिकेडिंग लगाई गई। अयोध्या में भी पुलिस चेकिंग अभियान चल रहा है, क्योंकि अभी ये मामला पश्चिम बंगाल में और भी ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता हुमायूं कबीर ने आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की है। वो बोले कि लाखों लोगों की भीड़ के बीच ये मस्जिद की बुनियाद रखूंगा। और ये मामला पश्चिम बंगाल कोलकाता हाईकोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बाबरी मस्जिद शिलान्यास पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि मामले में शांति बनाए रखना। आज 6 दिसंबर को विधायक कबीर इसकी आधारशिला रखने का ऐलान किया है। तो ये तो आज के कार्यक्रम रहेंगे। इसके अलावा बिहार पटना में भी आज कई इलाकों में बुलडोजर चलाया जाएगा, अतिक्रमण को हटाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के भारत दौरे को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स। आखिरकार पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा समाप्त हुई और अब वो मॉस्को के लिए वापस रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनको विदाई दी। डिनर के बाद रूस के लिए वापस निकले पुतिन और प्लेन के अंदर जाने से पहले उन्होंने बाय बाय भी किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 7 मंत्रियों के साथ भारत पहुंचे थे। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हुई और उनके इस दौरे के दौरान 25 से भी ज्यादा समझौतों पर मुहर लगी। मोदी और पुतिन बीते 24 घंटों में 3 बार मिले। हालांकि डिफेंस डील नहीं हो पाई भारत रूस के बीच, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि रूस हमारा सबसे करीबी दोस्त है। पुतिन भी बोले कि हम सिर्फ तेल या गैस की बात करने नहीं आए हैं। मोदी ने रूसी सेना में भर्ती भारतीयों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि उनकी सुरक्षित वापसी हो। और दोस्तों, मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री ने, उनके रिश्तों ने पूरी दुनिया को एक खास संदेश दिया। अमेरिकी मीडिया भी बोला कि अब भारत अपने फैसले खुद लेगा। देखिए, वर्ल्ड मीडिया के कुछ यूं रिएक्शन देखने को मिले पुतिन के भारत दौरे पर। बीबीसी न्यूज ने कहा कि अमेरिकी दबाव के बीच पुतिन भारत पहुंचे हैं। तो वहीं यूक्रेनी मीडिया ने लिखा कि भारतीय डिप्लोमेसी की परीक्षा होगी ये। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान बोले कि पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे, मानवता को कई चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही है। पुतिन को भारत में राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका भव्य स्वागत किया। आपने देखा होगा, आते ही पुतिन का रेड कारपेट पर वेलकम हुआ और पुतिन यहाँ महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने भी पहुंचे। इस दरमियान पुतिन बोले कि महात्मा गांधी ने एक नए, अधिक न्यायपूर्ण, बहुध्रुवीय विश्व के आकार लेने की आशा की थी और पुतिन को 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रपति भवन में स्वागत वेलकम दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी मिला। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन में पुतिन के मुलाकात की। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स ये देखिए कि राष्ट्रपति पुतिन ने जो ये भारत दौरा किया, इस दरमियान किन किन कार्यक्रम में शामिल हुए और भारत रूस के बीच किन किन मुख्य समझौतों पर मुहर लगी है। जिसमें देखिए, एक तो भारत रूस दोनों ने तय किया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से एक सबसे बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि भारत को ईंधन की सप्लाई निर्बाध जारी रहेगी, यानी रूस भारत को बेरोक टोक तेल भेजता रहेगा। जबकि अमेरिका प्रेशर बना रहा कि रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन अब खुद पुतिन ने ये घोषणा कर दी है। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच पोर्टेबल परमाणु तकनीक देने पर सहमति बनी। भारत के साथ एक सबसे बड़े परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूस सहयोग करेगा। और राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी तेल खरीदने को लेकर तो सबसे बड़ा ऑफर दिया भारत को। बोले कि भारत देश के लिए बिना रुकावट के जारी रहेगा शिपमेंट।
एग्रीमेंट। वहीं दोस्तों रूस यूक्रेन की जंग को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस मामले पर निष्पक्ष नहीं है, बल्कि हम शांति की तरफ हैं। पीएम मोदी और पुतिन के बीच दोस्ताना रिश्ते का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों नेताओं ने क्या क्या बयान दिए। और भी दोस्तों मोदी और पुतिन के बीच 10 बड़ी बातें हुई अपने इस दौरे के दौरान। पीएम मोदी ने क्या क्या कहा ये जानकारी आप देख सकते हैं पॉइंट्स में, और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्या क्या कहा ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा काफी लंबा समय लग जाएगा ना। इसके अलावा भारत रूस के बीच इन 7 प्रमुख बड़े समझौतों पर सहमति बनी, जिसमें हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, कृषि, फार्मिंग, परमाणु ऊर्जा सहयोग समेत इन सभी मुद्दों पर दोनों देश समझौते किए। और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि भारत रूस व्यापार सहयोग से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों को मिलेगा बड़ा लाभ। अच्छा, एक अनोखी खबर तो ये देखिए आप, एक वक्त ऐसा था दोस्तों जब भगवत गीता पर बैन लगाने वाला था रूस, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और आज उसे ही पुतिन ने सिर आंखों से लगाया। जी हाँ, अभी पुतिन को पीएम मोदी ने रूसी भाषा में लिखी हुई भगवत गीता गिफ्ट में दी। और देखिए पुतिन के सामने प्रधानमंत्री भी रशियन भाषा बोलने लग गए। पुतिन ने राजघाट में राम धुन भी सुनी जब वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और भारत रूस संबंधों में केसर की सुगंध तो कुछ यूं देखने को मिली। पीएम मोदी ने पुतिन को कई उपहार, कई गिफ्ट दिए। खास तोहफों में दिखी मित्रता की गर्माहट। और भारत और रूस के बीच कृषि सहयोग को बढ़ाने पर भी दोनों देश सहमत हुए। आलू, अनार के निर्यात का मसला भी सुलझ चुका है। इसके अलावा भारत रूस दोनों देशों के नागरिक अगर एक दूसरे के देश में घूमने जाते हैं तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। दोनों देशों ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक दूसरे के नागरिकों के लिए 30 दिन का निःशुल्क ई टूरिस्ट वीजा देने का भी फैसला किया है। और वहीं पुतिन के इस दौरे के दौरान विपक्ष से देखिए कांग्रेस ने आरोप लगाए कि पुतिन के डिनर में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को न्योता क्यों नहीं दिया, शशि थरूर को बुलाया। कांग्रेस बोली कि सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्षी नेताओं से भी विदेशी नेताओं की मुलाकात हो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका संघ व्यापार वार्ता पर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही कि अगले सप्ताह भारत आएगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक खास टीम। और इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपका बैंक लोन सस्ता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आपको पता होगा बीते दिन एमपीसी मीटिंग के जो नतीजे जारी किए उसमें ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती की है। खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये रेपो रेट में कमी करने का ऐलान किया है। तो आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे। और अगर आपने पहले से ही लोन लिया हुआ है तो आपकी मौजूदा लोन की ईएमआई जो हर महीने की किस्त आती है वो भी घट जाएगी। अभी आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की और कटौती करके 5.25% कर दिया है रेपो रेट को। वैसे इसी साल 2025 में ही 4 बार रेपो रेट घटा चुका है रिजर्व बैंक। फरवरी 2025 में ये 6.5% पर थी जो अभी 5.25% पर आ चुकी है। और इस फैसले से आपको बैंक लोन पर कितना फायदा मिलेगा तो समझिए इसका एक मोटा मोटी गणित। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 20 लाख का लोन लिया हुआ तो तकरीबन आपको 74,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। और इसी तरह से अगर आपने 30 लाख रुपए तक का लोन 20 साल की अवधि के लिए लिया है, ब्याज दर अगर 8% मानी जाए तो इस आधार पर आपको 1,12,000 रुपए तक का फायदा होगा, है ना। तो रेपो रेट घटी, लोन सस्ते होंगे। इसके अलावा भी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया गया रिजर्व बैंक ने। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की 10 बड़ी बातें क्या रही प्रमुख, मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूं फटाफट से। देखिए एक तो रिजर्व बैंक ने जीएसटी कटौती और सस्ती खाद्य कीमतों का असर दिखने के चलते आरबीआई ने सीपीआई अनुमान भी घटा दिया। सीपीआई इन्फ्लेशन एस्टिमेट को कम किया, यानी महंगाई कम होगी हमारे देश में। महंगाई के मोर्चे पर आरबीआई के रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह अनुमान घटाया है। इसके अलावा भारत की इकोनॉमी को गोल्डीलॉक्स मोमेंट बताया रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर ने, और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाया है। वहीं फॉरेक्स रिजर्व की मजबूती बरकरार रहेगी। बैंक और मजबूत होंगे लेकिन ग्राहकों पर ध्यान दें और बाजार में पैसे की कमी भी नहीं होगी। इससे जुड़े भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। ये देख सकते हैं डेटा आप। FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.80% से बढ़ाकर 7.30% कर दिया है। और महंगाई का अनुमान 2.6% से घटाकर 2.0% कर दिया है। और एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि बाजार में नकदी यानी पैसों का लिक्विडेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। ओएमओ से 1 लाख करोड़ और $5 अरब करेंसी स्वेप का भी ऐलान किया है। ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत रिजर्व बैंक ये अपना लक्ष्य पूरा करेगा। और वहीं देखिए खबर, आरबीआई पॉलिसी के बाद एक सरकारी बैंक ने तो अपने लोन की ब्याज दरें भी घटा दी है। अब 7.90% पर इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलेगा। और ये फैसला लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। आरबीआई रेपो रेट ऐलान के कुछ ही घंटों बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने लोन की बेसिक ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करने की घोषणा कर दी है। तो इससे बीओबी से लोन लेने वाले ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। और एक अपडेट ये आ रहा है कि आरबीआई रिजर्व बैंक जो है 11 और 18 दिसंबर को खरीदेगा सरकारी प्रतिभूतियां भी, यही मार्केट में लिक्विडेशन फंड बढ़ाने के लिए। वहीं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हमारे देश भर के बैंकों और एनबीएफसी को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि ग्राहकों को सबसे ऊपर रखें। शिकायतों में कमी लाने के लिए आरबीआई एक मुहिम भी चलाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी की क्लास लगाई। मिशन मोड में होगा सभी शिकायतों का समाधान। अगले 2 महीने तक के लिए स्पेशल कैंपेन चलेगा जिसमें 30 दिन से ज्यादा लंबित सभी मामलों को तेजी से सुलझाया जाएगा। लोन, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट की बढ़ती शिकायतों के बीच रिजर्व बैंक का ये कदम बेहद जरूरी माना जा रहा है। तो ये कुछ आरबीआई के फैसले रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर भी विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। वहीं संसद में एक और बिल पास हो चुका है। पान मसाला और सिगरेट होंगे अब महंगे। लोकसभा में पास हुआ ये बिल और इनसे बचे पैसों का इस्तेमाल
राष्ट्रीय सुरक्षा में किया जाएगा। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोकसभा में पेश हुआ हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस बिल, जिससे डीमेरिट्स गुड्स पर अब टैक्स बढ़ाया जाएगा। डीमेरिट्स गुड्स का मतलब वो होते हैं कि जिन्हें खरीदना या इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए जो गंभीर खतरा होता है, जैसे गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला वगैरह, तो इन पर अब सरकार ये नया टैक्स लगाएगी। वित्त मंत्री बोले कि इस नए टैक्स से जो एक्स्ट्रा फंड आएगा, बजट आएगा, पैसा आएगा, उसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी में किया जाएगा, देश की सुरक्षा के लिए होगा, मतलब ताकि जिससे कारगिल जैसे हालात में बजट की कमी ना हो। वित्त मंत्री ने पुरानी सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1990 के दशक में बजट की कमी की वजह से कारगिल लड़ाई में हमारा नुकसान ज्यादा हुआ। ऐसा तो पक्ष विपक्ष के बीच सदन में काफी हंगामा भी देखने को मिला। और चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश सरकार और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एम्बेड की 10 वर्षों की सफलता का जश्न भी मनाया। और वहीं खबर आ रही है कि यूपीआई को मंजूरी के लिए 8 और अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। देश के वित्तीय सेवा सचिव का कहना है, जिसमें शामिल है सिंगापुर, फ्रांस, यूएई समेत दुनिया के 8 देशों में जल्दी अब आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। इन सभी कंट्रीज में भारतीय पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरिशस, नेपाल, यूएई, श्रीलंका, फ्रांस वगैरह में यहाँ तो यूपीआई वर्तमान में ही स्वीकार्य है और बाकी अन्य 8 देशों के साथ भी यूपीआई इस्तेमाल को लेकर सरकार बातचीत कर रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक और रिपोर्ट जारी की कि रुपये की गिरावट का खुदरा महंगाई पर मामूली असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खाद्य आयात पर निर्भरता कम होने से भारत को लाभ होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अब सभी सरकारी स्कूलों में नया टाइम टेबल लागू होने जा रहा। प्रार्थना में राज्य गीत और छुट्टी के पहले राष्ट्रगान गाना भी अनिवार्य होगा। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शिक्षा विभाग ने ये स्कूलों में व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। एक तो अभी सर्दियों के सीजन में स्कूलों का नया टाइम टेबल होगा सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक, ठीक है। इसके अलावा स्कूलों में प्रार्थना सभा अनिवार्य होगी और बिहार राज्य गीत का गायन करना भी कंपलसरी होगा। कक्षाओं का संचालन पूरा टाइम टेबल के साथ होगा। तो बिहार में स्कूलों में ये नई सिस्टम लागू होने जा रहे हैं। और वहीं देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। 3 नए विभागों की सौगात मिली और 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की भी एक बार फिर से उन्होंने घोषणा की है। वहीं देखिए बिहार राज्य में मनचलों की अब खेड़ नहीं, अभिया ब्रिगेड संभालने जा रही कमान। एक खास रजिस्टर्ड में दर्ज होगा नाम जो लड़की वगैरह को छेड़ते हैं। ऐसे उठाए गिरे बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए बिहार सरकार ने यह नया अभियान चलाया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक श्रद्धांजलि। रतन टाटा श्री की सौतेली माँ सिमोन टाटा का निधन हो गया है। ये स्विट्जरलैंड में जन्मी थी। 1953 में भारत घूमने आई और नवल टाटा से इन्होंने शादी की थी। लेक्मे को इन्होंने ब्रांड बनाया। चलिए खबर देखिए। बीते दिन भी काफी सारी वेबसाइट्स डाउन हो गई क्लाउड फ्लेयर के सर्वर डाउन के चलते। जीरोदा, ग्रो, केनवा वगैरह यूज करने में दिक्कत हुई। 16 दिन में ये दूसरी बार डाउनफॉल देखने को मिला है। चलिए बड़ी खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही कि चांदी एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। 1,78,000 से भी ऊपर। वो तो बीते दिन 1,79 पर चली गई थी, थोड़ी वापस गिरी थी। एक ही दिन में 1585 रुपए तक महंगी हुई। सोना भी 747 रुपए चढ़कर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आपकी हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि कोरोना काल के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़े हैं और ठंड के मौसम में तो युवाओं को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा। विशेषज्ञों ने ठंड में स्वास्थ्य जोखिमों से बचने की सलाह दी है और खास करके शिशुओं, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। तो गर्म चीजें खाएं, गर्म ऊनी कपड़े पहने। हार्ट अटैक को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। बीते 10 सालों में हमारे देश में 4 गुना तक बढ़े युवाओं में हार्ट अटैक के मामले। 30 से 35 साल के युवकों की नसों में ब्लॉकेज के मामले काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं। राइट, आए दिन हार्ट अटैक की कई घटनाएं मैं आपको बताता रहता हूँ। देखिए ये उत्तर प्रदेश के झांसी का मामला है। 7 फेरे लिए, शादी को 7 महीने हुए, फिर सब खत्म। पति की हार्ट अटैक से मौत का सदमा न झेल पाई राधिका और उन्होंने खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, फांसी लगा ली। देखिए आप, ये कल का ही मामला है। बिहार के सीतामढ़ी की भी ये घटना देखिए अभी एक दिन पहले की। नानपुर में बीडीओ आबिद हुसैन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये घटना देखिए कल की। 11 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्कूल में एग्जाम दे रहा था, परीक्षा चल रही थी, अचानक फर्श पर गिर पड़ा। और अभी तो इनकी उम्र क्या यार, बच्चा कक्षा 6ठी में पढ़ता था। कल शुक्रवार को वह स्कूल में एग्जाम देने गया और परीक्षा देते समय अचानक टेबल कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और मौत हो गई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला हार्ट अटैक से मौत हुई है। ये राजस्थान के रोडवेज बस में हार्ट अटैक से एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई। अपनी बेटी से मिलने जा रहा था बुजुर्ग शख्स। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक और बीएलओ अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यूपी बरेली के पुराने बस स्टैंड पर भी रिक्शे से उतरते ही एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। काफी यंग जवान था। और ये एक घटना देखिए, रेलवे फाटक पार करते समय चालक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। 15 मिनट रोका गया ट्रेनों का आवागमन भी, क्योंकि कार चालक को हार्ट अटैक आ गया तो फाटक पर ही फंसे रह गए वो। ये भी यूपी बरेली का ही मामला है। और एक तो खुद डॉक्टर की हार्ट अटैक से जान चली गई। देखिए अच्छी नींद, अच्छा व्यायाम करने के बावजूद बंगलुरु के एक यंग डॉक्टर को हार्ट अटैक आया। ये सारे जितने भी मामले बताए ना मैंने आपको, ये अभी सिर्फ एक दिन पहले की घटनाएं हैं। आप खुद गूगल पर सर्च करके देख लेना। तो यही वजह है कि बता रहा हूँ कि सर्दियों में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। सावधान रहें, गर्म चीजें खाएं, हेल्दी रहें आराम से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, विदेशी दौरों के लिए कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं। अब ट्रेनिंग वालों को मिलेगी राहत। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश यात्राओं से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। सरकारी खर्च पर यात्राएं अब सीमित होगी। अधिकारी अब विदेश दौरे पर डिपार्टमेंट की इस नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जा पाएंगे। देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं पासपोर्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट
अपडेट सामने आ रहा है कि पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड अब डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध होगा। दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। दरअसल नागरिक सेवाओं को और तेज और सुरक्षित बनाने के लिए पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो अब डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध होंगे। ये नई सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिजिटल के साथ मिलकर शुरू की है और इस पहल का उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक के लिए दस्तावेजों तक पहुंच को सरल, सुरक्षित और कागज रहित बनाना है, पेपरलेस। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसले देखते हैं। देखिए एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि भगवान का होता है मंदिर का पैसा और इस पैसे को सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि ऐसे पैसे का इस्तेमाल केवल मंदिर हित में ही किया जाना चाहिए। जो मंदिरों में दान का, डोनेशन का पैसा आता ना, उस फंडिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया। केरल के तिरुनेल्ली मंदिर मामले पर भी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का चढ़ावा भगवान की संपत्ति है, तो बैंक इसे वापस लौटाएं, ना कि अपनी आर्थिक हालत सुधारने में इस पैसे का इस्तेमाल करें। केरल के कोऑपरेटिव बैंकों की याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो इस दरमियान ये बड़ा आदेश सुनाया। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि मर्यादा भंग अगर नहीं हो रही किसी महिला की, तो ऐसी स्थिति में उस महिला का फोटो खींचना किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि मामले में निजता का उल्लंघन नहीं हुआ और एक महिला का फोटो क्लिक करने के मामले में आरोपी को भी बरी कर दिया कि महिला का किसी तरीके के गलत इंटेंशन से या गलत तरीके का फोटो नहीं लिया गया। ऐसा साफ सुथरा फोटो खींचा तो उसमें क्या दिक्कत है। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बोले कि हम नहीं चाहते कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो न्यायिक प्रक्रिया पर भी हावी हो। जुडिशरी में एआई का इस्तेमाल रोकने की याचिका को खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम ऑलरेडी सावधान हैं इस मुद्दे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई का क्या कहना है इस मामले पर देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए दोस्तों एक घटना 2009 में एक लड़की पर एसिड अटैक हुआ था, तो इस एसिड अटैक पीड़िता का केस भी 16 साल से पेंडिंग है। ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि अदालतों की यह हालत राष्ट्र के लिए शर्म की बात है और सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोर्ट से पेंडिंग केसों का ब्यौरा भी मांगा ताकि पुराने मामलों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। ऐसा चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, बड़ी खबर, पूरा उत्तराखंड अब भूकंप संवेदनशीलता की सबसे ऊंची श्रेणी में पहुंच चुका है। भूकंपीय जोन 6 में शामिल हुआ। हालिया मैंने आपको भू वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट बताई थी उस पर ये वैज्ञानिकों का अलर्ट है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही, देखिए पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल किस तरह से बेहाल है। पाकिस्तान में हिंदुओं के 1867 मंदिरों में से सिर्फ 37 मंदिर ही चालू हैं। देखिए जरा आप, जबकि पाकिस्तान आए दिन क्या कहता रहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में खुद यहाँ हालात बेहाल हैं। हमारे भारत में तो सभी अल्पसंख्यक खुश हैं क्योंकि हम तो मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस भाई भाई, राइट। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान विधानसभा में संसद मॉडल पर बनेगा सेंट्रल हॉल, पंचम तल पर तैयार होगा अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर फिर से प्रेग्नेंट हुई, छठी बार मां बनने जा रही पाकिस्तानी भाभी। सीमा और सचिन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के थंबनेल में खुद लिखकर इस बात की पुष्टि की है। और खबर देखिए, यूपी गाजियाबाद में 700 बेसहारा लोगों को मिलेगी घर जैसी सुविधाएं, गर्म बिस्तर, टॉयलेट, एलईडी के साथ साथ सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। अभी सर्दियों के मौसम में यूपी सरकार ने, गाजियाबाद प्रशासन ने 22 रेन बसेरे बनाए हैं जहां बेसहारा, बेघर लोगों को, भिखारियों वगैरह को रहने की सुविधाएं मिलेगी। और वहीं किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए, पंजाब में रेलवे ट्रैक पर किसानों की पुलिस के साथ झड़प हुई। जालंधर में स्टेशन पहुंचने से पहले कई किसानों को डिटेन किया गया, नेताओं को छोड़ने पर अड़े किसान। पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बीते दिन रेलवे ट्रैक जाम किए। अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, लुधियाना समेत कई जगहों पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना दिया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, अमेरिका H1B वीजा को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद ही अब वीजा देगा, ये फैसला किया है। 15 दिसंबर से ये नया नियम लागू होगा और इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा। अब जो भी H1B वीजा आवेदक हैं उनको अपना सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करना होगा ताकि अधिकारी उनके आवेदक की प्रोफाइल, सोशल मीडिया पोस्ट, लाइक्स वगैरह को देख सके। ऐसा वैसे ये H1B वीजा क्या है इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि भारत में हमें जहाँ बुलाएंगे हम वहाँ जाएंगे, गीता पाठ करेंगे। देशद्रोही थोड़े हैं, सनातन के काम करने वाले हैं, पश्चिम बंगाल भी हमारा ही है। एक मीडिया कर्मी ने उनसे ये सवाल किया था तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया। वहीं चुनाव आयोग के SIR मुद्दे पर खबर आ रही है कि गुजरात की लिस्ट में 17 लाख से भी ज्यादा मृत वोटर पाए गए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि SIR की घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं। और वहीं पार्लियामेंट सेशन के दौरान देखिए बड़ी खबर, DMK सांसद ने हाईकोर्ट जज को RSS जज कह दिया, तो इस मुद्दे को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि न्यायपालिका को बदनाम करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। DMK सांसद TR बालू और किरण रिजिजू के बीच इस मुद्दे को लेकर ये तीखी बहस हुई। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में एक और बड़ा हादसा हो गया। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बारातियों की कार, 5 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। और मध्य प्रदेश में भी एक और बड़ी दुर्घटना देखने को मिली, ट्रक ने कार को टक्कर मारी, इसमें भी 5 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हो गए, सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये बड़ा भयंकर सड़क हादसा हुआ। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने में। तो देखिए मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी दी है, वहीं झारखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 17 शहरों में तापमान अभी 10 डिग्री से नीचे चल रहा, तो हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ी राज्यों में आज बर्फबारी का भी अलर्ट है। राजस्थान
के सीकर में तो पारा 1 डिग्री तक पहुंचा। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। एमपी में सर्द हवाओं का फिर से असर दिख रहा है। ग्वालियर, चंबल, ठिठुरा, रीवा सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। इधर राजस्थान में जमाव बिंदु पर पहुंच चुका पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका कई जिलों में तो। और कोहरे ने भी परेशानी बढ़ाई और शीतलहर की वजह से ठिठुरन ठंड भी और ज्यादा बढ़ी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। 3 जिलों में असर दिखेगा और मैदानी इलाकों में ठंड भी बढ़ेगी। वहीं इधर हिमाचल प्रदेश के भी सभी शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। आज भी हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी हुआ। सरगुजा में तो पारा 6-7 डिग्री तक चल रहा है। रायपुर में तापमान 13 डिग्री तक पहुंचा। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग बाग। बिहार में भी आज से पछुआ हवाएं चलेगी, इस वजह से ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को